दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 22। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट संख्या 22। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो सही उत्तर है दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि का मतलब ये है कि मनुष्य जो है अस्थायी रूप से रहने लगा था और पशुपालन भी करने लगा था, और कृषि के आविष्कार के साथ बर्तनों की भी आवश्यकता महसूस हुई थी। इसके कारण कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में प्रचलित हुई थी। दोस्तों नवपाषाण कालीन सभ्यता जो है भारत में, इसका प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के आसपास हुआ था, और बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। और नवपाषाण अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, जिसका तकनीकी आधार पाषाण उपकरण है। तो सही उत्तर है दोस्तों खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन देखिए कालीबंगा, हड़प्पा, लोथर और आलमगीरपुर। तो सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल, और जिसके नाम पे दोस्तों सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। दोस्तों हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है, और सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन करके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन किया गया था। तो सही उत्तर है हड़प्पा जो है, जो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। दोस्तों इसके अलावा जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। लोथल आप जानते हैं गुजरात राज्य में स्थित है, और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के देखिए दक्षिणी अभियान में उसके साथ था। आपको बताना है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था। तो सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ था, और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह यानी तारीख़ अलाई में अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का उल्लेख किया है। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में अमीर खुसरो उसके साथ था। अगला प्रश्न है देखिए भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो सही उत्तर है भारत में तंबाकू 1605 में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, और इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हुई। भारत में तंबाकू की खेती दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था। तो सही उत्तर है ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में नवंबर 1781 में पराजित किया था, और इस युद्ध में हैदर अली घायल हुआ और 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सही उत्तर ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था।
तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं वो पामर्स्टन थे। और आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और भारत के स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? आपको बताना है कि किसने अपना नाम बदल करके स्वराज सभा रख लिया था। ऑप्शन देखिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने दोस्तों 1920 में अपना नाम बदलकर जो है ये स्वराज सभा रख लिया था। आप जानते हैं कि 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा के बाद भारतीय राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना था। तिलक ने इसे सूर्यविहीन ओषा काल की संज्ञा दी थी मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को। लेकिन इस घोषणा के उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात पर एनी बेसेंट ने अपने होम रूल को समाप्त करने की घोषणा की और 1920 में श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने संगठन ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख लिया था। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है फिनिक्स फार्म दोस्तों ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो याद रखिएगा फिनिक्स फार्म गांधी जी द्वारा 1904 में जो है ये अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय श्रेणी द ग्रेट हिमालयन रेंज है, जो कि समांतर वलयों में सर्वाधिक प्राचीनतम श्रेणी है। आप जानते हैं दोस्तों कि हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनका विकास भिन्न भिन्न कालों में हुआ है और हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय श्रेणी है, जबकि निम्न हिमालय धौलाधार और शिवालिक श्रेणी बाद के काल में निर्मित हुए हैं और इनमें से शिवालिक श्रेणी को हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? तो सही उत्तर दोस्तों सही उत्तर है अजंता। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है, जबकि अरावली श्रृंखला दोस्तों राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में और सह्याद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? तो आप जानते हैं सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है वो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत होती है। हाइड्रोजन बम का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया का एक विशाल मरुस्थल है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो आप जानते हैं भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों यह देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इस न्यायालय के फैसले पर लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा देश में संघीय शासन की या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो सही उत्तर है देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1956। दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था और इस आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए दिसंबर 1953 में
फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था और आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसी आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए संविधान में 7वां संशोधन किया गया था। तो याद रखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके बारे में आपको क्या बताना है कि क्या सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों, मौलिक आधार जो हैं ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है। दोस्तों, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं और मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए मूलभूत अधिकार हैं। भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, लेकिन ये व्यवस्था है दोस्तों कि कुछ मूल अधिकारों को आपातकालीन स्थितियों में निलंबित भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका जो है वो क्या है, विधान पालिका यानी लेजिस्लेचर के अधीन रहकर कार्य करती है। यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और लोग अपने यहाँ क्या है कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। तो सही उत्तर है संसदीय स्वीकृति से पूर्व। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड को अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की अनुमति के पूर्व खर्च कर सकता है और इस आकस्मिक निधि की स्थापना संसद द्वारा की जाती है, परंतु यह निधि पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीन होती है। अगला प्रश्न है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वर्ष 1997। दोस्तों, 1997 में दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट में 78 देशों के संदर्भ में यह सूचकांक पहली बार प्रस्तुत किया गया था और यह सूचकांक आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाओं की माप करता है और इसमें जो चीज़ें शामिल की जाती हैं, 40 वर्ष से कम आयु में दिवंगत होने वाले लोगों का प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवाओं और शुद्ध पेयजल से वंचित लोगों का प्रतिशत, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और मृत्यु की दशाएं और 2010 में इसका स्थान बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने ले लिया था। तो सही उत्तर है ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स जो है दोस्तों ये 1997 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है। तो सही उत्तर है हर्ट्ज में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई होती है, इसको कंपन प्रति सेकंड भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है हर्ट्ज आवृत्ति मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप या जिसको आला कहते हैं, ये ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय और फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्लास्टिक से जो है ये पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। देखिए, बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन और आदि के बहुलकीकरण की प्रक्रिया के बाद जो उच्च बहुलक बनता है उसे प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक वह पदार्थ है जो बनने के क्रम में कभी मुलायम रहा हो और जिसे आसानी से सांचों में ढालकर इच्छित सामान बना लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, पॉलीथिलीन गैस जो है वो प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए। ऑप्शन है आपके सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और उपर्युक्त तीनों के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों, मस्तिष्क जो है उपर्युक्त तीनों के लिए यानी सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, तीनों के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था।
तो सही उत्तर है विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ 1991 में हुआ था। दोस्तों अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ हुआ था। ये वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस विघटन नाभिक प्रदूषक ने हाल में जनता का ध्यान आकर्षित किया है जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों भवन निर्माण सामग्री में जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं ईंट, सीमेंट और बालू, इसमें विखंडनीय परमाणु खनिज थोरियम के परमाणु पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। थोरियम आप जानते हैं कि ये जो है रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम 233 इससे बनाया जाता है और थोरियम भारत के केरल राज्य के तटीय रेतीले स्थानों पर प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है या पाया जाता है। तो सही उत्तर है भवन निर्माण सामग्री में थोरियम विद्यमान होता है। अगला प्रश्न दोस्तों सामान्य जो है अंक गणितीय योग्यता से संबंधित है। कह रहा है प्रश्न है कि 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या 4 और 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, पहली संख्या कितनी है? तो आपको लगाना है 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा। औसत जब 105 है तो 5 संख्याओं का कुल योग 105 × 5 बराबर 525 हो जाएगा आपको। माना पहली संख्या यक्स है तो यक्स इज इक्वल टू 525 माइनस यक्स इंटू 2/5। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे तो 5x बराबर 1050 माइनस 2x यानी 7x बराबर हो जाएगा आपका 7x बराबर जो है 1050। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7x बराबर 1050 जब हो जाएगा तो x का मान दोस्तों 150। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 150 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों रमेश ने एक बक्सा, देखिए रमेश ने एक बक्सा जो है 100 रुपये देखिए 10% लाभ पर सुरेश को बेचा और सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 रुपये का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य जब x हो जाएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x इंटू 110/100 इंटू 120/100 तो ये 44 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 22/110 बराबर 44 और x का मान दोस्तों 200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में ये कार्य समाप्त कर सकता है? तो एक दिन में पिता और पुत्र द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/24। 20 दिन में पिता और पुत्र द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 20/24। तो शेष कार्य जो हो जाएगा 1 माइनस 5/6 बराबर 1/6। तो कह रहे हैं कि 1/6 कार्य पिता अकेले पूरा करता है 6 दिन में, इसलिए पूरा कार्य पिता 6 × 6 यानी 36 दिन में पूरा करेगा। लेकिन पुत्र द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/24 माइनस 1/36 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 72 दिन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 72 दिन में पुत्र अकेले उस कार्य को पूरा कर सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज है आपको बताना है। तो सही उत्तर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति मिनट और 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा 90 × 5/18 कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 90 × 5/18 तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड आपका आ जाएगा पहले का। दूसरा 25 मीटर प्रति सेकंड है। तीसरा क्या है कि 1500 मीटर प्रति मिनट, तो 1500/1/60 मानी इसको सेकंड में करने के लिए तो ये भी 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और देखिए जब d को आप सॉल्व करेंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो 100 × 5/18 आप करेंगे तो आपका उत्तर देखिए कैसे आ जाएगा 27.77
मीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसी की चाल सबसे अधिक है क्योंकि इसकी चाल 27.77 मीटर प्रति सेकंड यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल सबसे अधिक हो जाएगी। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में सबको बढ़ा लेंगे जब आप, तो उससे आपको चाल सही जो है सही चाल मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो आप जानते हैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर जो है राज्यों को पुरस्कृत किया जाता है। इसमें गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप एक मनोरंजन कंपनी है और यह मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा चिकित्सा और क्रायोजेनिक उपकरण आदि भी बनाने वाली गतिविधियों में शामिल है। तो सही उत्तर टोक्यो ओलंपिक में भारत टीम का स्पॉन्सर आइनॉक्स ग्रुप होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना को सटीक निगरानी की सूचना प्रदान करने में सक्षम ड्रोन भारत जो है, ये ड्रोन का नाम है, किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत नाम का ड्रोन सौंपा गया है और स्वदेशी तकनीक द्वारा विकसित यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन सी बन गई हैं? ऑप्शन है मिंटी अग्रवाल, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ या शिवांगी सिंह। तो सही उत्तर है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये पदक पाने वाली वह पहली महिला हैं और बालाकोट एयर स्ट्राइक अभियान में मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे है देखिए विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें 115 देशों की सूची में दोस्तों पहला स्थान स्वीडन को मिला था। देखिए स्वीडन को पहला स्थान मिला था, ये आपका सही सुमेलित है। दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड को, तीसरा फिनलैंड को, चौथा डेनमार्क को। तो डेनमार्क दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नॉर्वे दे रहा है, तो ये चौथा स्थान डेनमार्क को और 5वां स्थान नॉर्वे को दिया गया था। और इस सूची में भारत 74वें स्थान पर और हैती 115वें स्थान पर। तो सही उत्तर है नॉर्वे जो है, जिसका क्रम चौथा दे रहा है, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो है चौथे स्थान पर डेनमार्क जो है उसका स्थान था। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ये नगर है इलाहाबाद यानी प्रयागराज। प्रयागराज में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नलकूप और कूप से सिंचित होने वाला अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है देश में नलकूपों और कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैसे लंबा किसी वस्तु से संबंध है उसी प्रकार तीव्र संबद्ध है किससे? तो लंबा जो है आप कह रहे हैं कि लंबा किसी वस्तु से संबद्ध है, तो उसी तरह लंबा किसी वस्तु की माप बताता है। उसी प्रकार तीव्र क्या है, वो तीव्र ध्वनि स्तर का मापन करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन जो है सी ध्वनि। तो आप देखिए लंबा किसी वस्तु की लंबाई का मापन होता है और तीव्र इनमें से मुलायम धीमा ध्वनि और स्वर स्तर में से ध्वनि का जो है मापन है। अगला प्रश्न एक श्रेणी है, इसमें आपको अगली संख्या बतानी है। देखिए 13 के बाद 14 के बाद 18 के बाद 27 और 27 के बाद 43। तो आप देखिए 13 में 1 जोड़ने पर 14 में 4 जोड़ने पे यानी 2 का वर्ग जोड़ने पर 18 में 3 का वर्ग यानी 9 जोड़ने पर 27 में 4 का वर्ग यानी 16 जोड़ने पर आपका 43 आ रहा है। तो 43 में 5 का वर्ग आप 25 जोड़ेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 68। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 किताबें ABCDE एक मेज पर रखी गई हैं। किताब डी किताब सी के नीचे है और किताब बी किताब ई के नीचे है। किताब ए किताब सी के ऊपर है लेकिन किताब बी के नीचे है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखी किताबें कौन सी होंगी? तो देखिए कह रहे हैं 5 किताबें ABCD मेज पर रखी गई हैं।
तो किताब डी जो है सी के नीचे है, तो डी जो है ये सी के नीचे है। और कह रहे हैं कि तथा किताब बी ई के नीचे है। बी जो है दोस्तों ये ई के नीचे है, यहाँ पे आप बी बना लीजिए, तो ये ई के नीचे है। अब कह रहे हैं कि किताब ए सी के ऊपर है, तो सी के ऊपर किताब ए हो जाएगी, और लेकिन किताब बी के नीचे है, तो एकदम सही है। तो कह रहे हैं सबसे नीचे रखी, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, तो सबसे ऊपर ई हो जाएगा और सबसे नीचे डी, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ई और डी। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन यानी CSCO, संघाई सहयोग संगठन। तो SCO के शासनाध्यक्षों का 19वां नियमित शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सही उत्तर है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व M वेंकैया नायडू ने किया था। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न करेंट अफेयर से ही है कि नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की समुद्री सुरक्षा समिति ने किस देश के क्षेत्रीय नेविगेशन को मान्यता दी है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने अपने 102वें सत्र के दौरान इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए भारत को मान्यता दी है। ऑप्शन ए आपका सही है। भारत ये मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश है और पूर्व में अमेरिका, रूस, चीन ये मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने सॉल्व किया UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये वीडियो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी उपयोगी और महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।